हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खरकवाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है उत्तराखंड बोर्ड के सामाजिक विज्ञान का 2020 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम आपको, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो सीढ़ीदार खेती होती है वो उत्तराखंड में होती है, क्योंकि जो सीढ़ीदार खेती होती है वो कहाँ होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, जो कि है उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ वाला, जो कि उत्तराखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इसका राइट आंसर है वो है सीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सीमेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेशेदार फसल आपको जानते हैं क्या होती है, कपास, जूट। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है कपास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नर्मदा नदी में बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा हुआ है पांचवा क्वेश्चन, जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक कौन सी है। आप जानते हैं जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक कौन सी है स्टूडेंट्स, ये है डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र। ठीक है, और छठा क्वेश्चन है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, शहरीकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी छोटे शहर का जनसंख्या, क्षेत्रफल और नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से विस्तार होता जाता है। ठीक है, किसे बोलेंगे शहरीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें किसी छोटे शहर का किससे, जनसंख्या से या क्षेत्रफल से या नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से क्या होता है, विस्तार होता है, वो शहरीकरण हो रहा है। इस गांव का बोलते हैं ना, इस टाइप का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि सभी वयस्क, है ना, जो भी क्या है 18 या 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, उन वयस्क नागरिकों को क्या है, मत मत देने का अधिकार है, मतलब वोट देने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के स्टूडेंट्स, है ना। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी से ही बोलेंगे। अब आठवां क्वेश्चन है, HDI का पूरा नाम, है ना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नौवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा के लिए कौन सा मंत्रालय होगा, ये होगा नोडल मंत्रालय, गृह मंत्रालय होगा स्टूडेंट, है ना। इसमें नोडल मंत्रालय कौन सा वाला होगा, गृह मंत्रालय होगा। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन आ गया है, एनसीसी का पूर्ण रूप, है ना, एनसीसी की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो नेशनल कैडेट कोर हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। और एनएसएस भी पूछ सकता है, तो नेशनल सर्विस स्कीम लिख लेंगे आप। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक एक नंबर के थे, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 नंबर के आ रहे हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन है, वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है उस पर ये महामंदी का जो है क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी स्टूडेंट्स, है ना। महामंदी के कारण भारत की जो आर्थिक दशा थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। किसानों को क्या हो गया था, बहुत ही नुकसान हो गया था, भारी हानि उठानी पड़ी थी उन्हें, है ना। क्यों, क्योंकि कम निर्यात के कारण, है ना, कच्चे माल के दाम गिर गए थे, है ना। कम निर्यात मतलब यहाँ से बाहर जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया, यहाँ से बाहर जो सामान जाता था वो कम हो गया, निर्यात उसी तो बोलेंगे। तो उससे क्या हो गया, कच्चे माल के दाम क्या हो गए, गिर गए। ठीक है, अगर निर्यात कम होगा तो रेट मतलब अच्छा नहीं मिल पाएगा ना, और क्या होगा, किसान भारी कर्ज में, बोझ में दब गए थे, है ना। निर्यात नहीं होगा, माल बिकेगा नहीं, तो कर्ज भी हो जाएगा। और दूसरी ओर नगर में रहने वाले लोग इस महामंदी से अधिक प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि इस मंदी से निपटने के लिए उनके पास क्या था, पर्याप्त धन था ना। शहरों में जो लोग हैं उनके पास पर्याप्त क्या था, धन था, तो उनको इस मंदी से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसा बताया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है,
अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इन दोनों में से एक करना है। मैं ब्रेटन वुड्स समझौता क्या अर्थ है पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी समझा देता हूँ। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था? यह एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया था, ठीक है। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था? एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचय कैसे स्थिर रहे, इस विषय पर रणनीति बनाई गई, ठीक है। मतलब युद्धोत्तर, युद्ध के बाद, है ना, आर्थिक भरपाई मतलब जो पैसों की भरपाई कैसे की जाएगी, है ना, और राशि का संचय मतलब पैसों का संचय कैसे किया जाएगा, है ना, और ये पैसा कैसे बरकरार रहे अपने, इस विषय पर रणनीति बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, है ना, विश्व स्तर पर आर्थिक मतलब पैसों से जो भी रिलेटेड रहता है वो स्थिरता बनी रहे। ब्रेटन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया कि किसी देश की आर्थिक स्थिति अन्य देश को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश परस्पर क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। एक देश दूसरे देश से लिंक है स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है 12वां क्वेश्चन, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पूर्व औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पूर्व मतलब पहले होता है स्टूडेंट्स, आपको जानते हो, है ना, पहले या जब मतलब औद्योगिकरण से पहले की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। तो यह है कि यह तब की बात है स्टूडेंट जब इंग्लैंड हो गया, यूरोप हो गया में फैक्ट्रियों की स्थापना हुई थी, उससे पहले की बात है, ठीक है। तो क्या हुआ था उस टाइम ये हुआ था स्टूडेंट, जो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर क्या हो गई थी, औद्योगिक उत्पादन होने लग गए थे, ठीक है। औद्योगिक में उत्पादन पहले से होने लग गए थे, ये बिना फैक्ट्री के हो रहे थे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये औद्योगिकरण से पहले की बात है, पूर्व औद्योगिकरण इसे ही बोलते हैं, है ना। कौन? इतिहासकार इसे ही बोलते हैं पूर्व औद्योगिकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बोलता है 19वीं सदी में के यूरोप में कुल औद्योगिक मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते थे, ठीक है। तो बोलता है 19वीं सदी के यूरोप में, है ना, कुल उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते, क्यों बोलते थे ऐसे कि हाथ से काम मतलब करने वाले को प्राथमिकता क्यों देते थे स्टूडेंट्स, है ना। इसके बहुत सारे रीजन हैं स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं, है ना। जिसमें से मेन जो रीजन्स हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो मशीनें महंगी थी स्टूडेंट्स, है ना, और अप्रवाही भी थी, है ना, मतलब अच्छे प्रभाव वाली नहीं थी, ठीक है। दूसरा, उनकी मरम्मत जब उनको खराब हो जाती थी, वो मरम्मत करना पड़ता था ना, उन्हें रिपेयर करना पड़ता था, वो कठिन था, है ना, और बहुत ही ज्यादा क्या लगता था उसमें, पैसा लगता था, है ना, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा मजदूर जो थे वो आसानी से और बहुत ही सस्ती दरों में उपलब्ध थे, ठीक है। और जो कपड़ा बाजार में विभिन्न प्रकार के डिजाइन, रंग और विशेष लंबाई के कपड़े की मांग रहती थी, जिसे आप मशीनों से नहीं बना सकेंगे स्टूडेंट्स, ना। क्योंकि बहुत पुरानी बात है स्टूडेंट्स, आज तो सारी चीज़ें मशीनों से बननी चालू हो गई है, पर उस टाइम टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, तो इस वजह से उसमें हर चीज़ मतलब मशीनों से पॉसिबल भी नहीं हो पाता था, ये भी था, है ना। और ये जो डिजाइनिंग वगैरह वाला काम था वो हाथों से ही किया जाता था पहले, ठीक है। इसको श्रमिकों की तो आवश्यकता पड़ती थी, तो इस वजह से वो प्राथमिकता किसे देते थे, हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? तो मुद्रण संस्कृति की बात करने लगे हैं, ठीक है। तो मुद्रण संस्कृति ने क्या योगदान दिया, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप। देखिए, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में प्रभावी ढंग से निम्नलिखित प्रकार से सहायता की स्टूडेंट्स, है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों के माध्यम से औपनिवेशिक सरकार के शोषण के तरीकों की जानकारी प्रदान की जाती थी। क्या बोल रहा है, क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों के माध्यम से, जो देखो पहले क्या था स्टूडेंट्स, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं थी, है ना। तो क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारी ही थी लोगों को, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में क्या आए, समाचार पत्र आए, उसके माध्यम से क्या हो गया, औपनिवेशिक सरकार के शोषण के तरीकों की जानकारी प्रदान की जाती थी, जो भी वो शोषण करती थी गवर्नमेंट, है ना, उसकी जानकारी जन जन तक पहुंची जाती थी। नेक्स्ट है, सरकार के कठोर नियमों, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने से रोकने
आदि के प्रति उठाए गए इनके दमनकारी कदमों की जानकारी विस्तार पूर्वक प्रकाशित की जाती थी। कहने का मतलब ये है, सरकार के कठोर नियम, जो भी सरकार कड़े कानून मतलब जनता पर थोपती थी, है ना। प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस मतलब अपनी विचार विभक्ति की स्वतंत्रता बोल सकते हैं आप, है ना, कि किसी भी चीज को आप प्रेस में, ये न्यूज़पेपर्स वगैरह भी आती हैं, इसमें कुछ भी छाप सकते हैं आप, मतलब अपनी बोलने का अधिकार है, इस टाइप का बोल सकते हैं। और राष्ट्रवादी भावनाओं फैलाने से रोकना, है ना। वो गवर्नमेंट क्या करती थी कि राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने से रोकती थी। क्यों रोकती थी? इसलिए रोकती थी स्टूडेंट, क्योंकि सब एक हो जाएंगे, राष्ट्रवादी भावनाएं आ जाएंगी तो उनकी जड़ें यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे लोग। क्यों? आदि के प्रति उठाए गए दमनकारी कदमों की जानकारी विस्तार पूर्वक प्रकाशित की जाती थी न्यूज़पेपर्स में ना। और मुद्रण संस्कृति के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों भी गुप्त रूप से फैलाए जाते थे। नहीं, कहने का मतलब ये है कि क्या न्यूज़पेपर में क्या छपने लग गया, क्रांति करनी है, हमने आज़ादी पानी है, ठीक है। और लोगों पर मतलब आसानी से मतलब इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आज यहाँ पर जमा हो जाइए, ठीक है, आज यहाँ मतलब हम क्रांति करेंगे, इस टाइप का। और नेक्स्ट बोल रहे हैं, देश में प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र हमेशा भारतीय जनमानस के दृष्टिकोण को प्रचारित प्रसारित करते रहते थे, ठीक है। तो देश में प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय जो नेशनल न्यूज़पेपर्स थे, वो हमेशा क्या करते थे, भारतीय जनमानस के दृष्टिकोण को प्रचारित, जो भी भारत की जनता सोचती है और जो चाहती है उसी को प्रचारित प्रसारित करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 14वां क्वेश्चन है, परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, स्पष्ट कीजिए बोलता है, ठीक है। परिवहन एवं संचार, ठीक है। संचार आप जानते हैं स्टूडेंट ना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, है ना। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, गाड़ी के द्वारा जाते हैं अपन, है ना। इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, परिवहन तथा संचार के साधन वास्तव में किसी देश के मानव जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यक है, ठीक है। इनके द्वारा देश की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को गति मिलती है स्टूडेंट्स, मिलती है नहीं मिलती। सोचिए, आपके पास गाड़ी नहीं होगी स्टूडेंट्स, है ना, आपको यहाँ से कहीं जाना है ना, और मतलब आपके पास परिवहन का साधन नहीं है, कोई गाड़ी वगैरह में नहीं जा सकते आप, है ना। तो पैदल पैदल जाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम्स होगी, है ना। आपको एक जगह से दूसरी जगह संचार करना है, मतलब बातें करनी है ना। जैसे अभी मोबाइल फोन से आप कहीं पे भी मतलब देश विदेश में कहीं पे भी बातें कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। अगर आपके पास वो संचार के साधन नहीं होंगे, टीवी मोबाइल नहीं रहेगा, तो आप कैसे मतलब कैसे बातें कर पाएंगे कहीं, और इन्फॉर्मेशन कैसे दे पाएंगे, है ना। घर में आपकी कोई बात हो गई है तो उसकी जानकारी आप नहीं दे पाएंगे, है ना। फिर पुराने तौर में मतलब जैसे लेटर्स लिखते थे तो वो भी संचार का ही साधन था, पर उसमें भी बहुत टाइम लगता था स्टूडेंट्स, है ना। मोबाइल फोन से आप तुरंत मतलब संचार कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो गति मिल रही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्षेत्रीय असंतुलन को, है ना, कम करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो क्षेत्रों में जो भी दिक्कतें हो रही है उसको सॉल्व हो जाती है। इसीलिए परिवहन और संचार माध्यम किसी देश की जीवन रेखा को और अर्थव्यवस्था के विकास का आधार कहलाता है। तर्क दे रहे हैं पक्ष में, देखो, उत्पादक एवं उपभोक्ता को मिलाने में सहायक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उपभोक्ता और उत्पादक, जो उत्पादक बोले तो जो किसी चीज को पैदा करता है स्टूडेंट, बनाता है, ठीक है। और उपभोक्ता जो उसको यूज करता है, जैसे कि कहने का मतलब ये, जैसे गेहूं की बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो इसको किसान मतलब उगाता है, तो उत्पादक हो गया, और हम उसको अगर यूज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं उसका, तो हम उपभोक्ता हो गए। एंड कंज्यूमर उपभोक्ता कहलाएगा स्टूडेंट, है ना, जिसने लास्ट अंत में उसका प्रयोग किया है। देखो, परिवहन के साधन द्वारा कच्चा माल कल कारखानों में भेजा जाता है, ठीक है। परिवहन के द्वारा, गाड़ी के द्वारा ही तो जाएगा, ठीक है। और तैयार माल उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, जैसे गेहूं खेत में हुआ, गेहूं के बीज निकाले गए और रेडी बोरी में भर के परिवहन के द्वारा ही गाड़ियों में रखा उसको, और कहाँ पर, कारखानों में गया। कारखानों में क्या हुआ, उसकी पिसाई की गई और उसका आटा बना दिया गया, और वो ब्रांडेड आटा फिर लास्ट एंड कंज्यूमर तक दुकानों के द्वारा दिया गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर उपभोक्ता तक पहुंच गया, मतलब, है ना। और तैयार माल उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। थल परिवहन तथा जल परिवहन, थल परिवहन मतलब जैसे कि जो जमीन से जाती हैं, थल, है ना, जमीन में जो भी परिवहन होता है जैसे गाड़ी वगैरह में, तथा जल परिवहन मतलब जो पानी में परिवहन होता है नाव वगैरह के द्वारा, ठीक है। प्रमुख भूमिका है। थल परिवहन में ट्रक तथा रेलों द्वारा माल ढोया जाता है। जल परिवहन में नौगम्य नदियों अपनी प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जिनका देश के भीतर भागों में प्रमुख स्थान है।
है। तटीय भागों तथा विदेशों से माल आयात एवं निर्यात करने में जल परिवहन का प्रमुख स्थान है। ठीक है, कहने का मतलब है जहां पर तटीय भाग है, मतलब जहां पर पानी रहता है स्टूडेंट्स, पानी के आसपास की जगह है वहां पर, और विदेशों में आयात या निर्यात, आयात मतलब वहां से इंपोर्ट करवाना बाहरी सामान, विदेशों का सामान इंडिया में आना आयात कहलाएगा, और इंडिया से कोई भी ऐसा सामान जो विदेशों में जा रहा है वो निर्यात कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, करने में जल परिवहन का प्रमुख स्थान है। इस प्रक्रिया में आर्थिक विकास का को गति मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, तो क्या होगा, हमारा डॉलर में आएगा ना पैसा, तो गति मिलेगी किसको, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट है आवागमन में सहायक। ठीक है, परिवहन के साधन लोगों को उनके गंतव्य तक ले जाने में प्रमुख माध्यम है क्या नहीं है। देखो अभी हमको कुछ सामान लेने जाना है दुकान में, है ना, कोई ऐसी चीज है जो भारी भरकम है जिसको एक इंसान आसानी से उठा नहीं सकता है। ठीक है, तो गाड़ी रहेगी तो आसानी से घर तक पहुंच जाएगा स्टूडेंट, है ना। सड़क परिवहन तो लोगों को उनके दरवाजे तक पहुंचाता है, जबकि रेल परिवहन लंबी दूरियों की यात्राओं में सहायक है। बिल्कुल, सड़क परिवहन आपको बिल्कुल आपके अगर घर घर तक रोड है तो आपके घर तक मतलब सामान पहुंच जाएगा। राष्ट्रीय एकता में सहायक, है ना, परिवहन के साधन देश के निवासियों को एक दूसरे से जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश और एक स्थान से दूसरे स्थान को देखने और समझने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विकास की भावना बलवती होती है ना, भावना को बल मिलता है इसका मतलब ये। ठीक है, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि देखो संचार से क्या होगा, मनोरंजन होगा आपका, है ना, ज्ञानवर्धन होगा, मनोरंजन के साधन लिख सकते हो। दूसरा ये लिख सकते हो कि संपर्क में सुविधा, है ना, मोबाइल फोन से आप, है ना, यहाँ से कोई विदेश में भी हैं उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, है ना, तो बहुत ही लाभदायक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15वां नंबर, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। देखिए, चावल प्रमुख रूप से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है, अतः इनकी फसल के लिए उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान और सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसकी खेती के लिए चिकनी, पिंजारी तथा दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र, बाढ़ के मैदानी अथवा समुद्र तटीय मैदान चावल की कृषि के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। पहाड़ी भागों के ढालों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर चावल उगाया जाता है। चावल रोपने, निराई गुड़ाई करने, काटने तथा धान से चावल व भूसा अलग करने के लिए पर्याप्त संख्या में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चावल की कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही की जाती है, मतलब ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही की जाती है, क्योंकि वहां पर श्रमिक ज्यादा मिल पाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित करने के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण ही हुआ है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि उपभोक्ता जो एंड कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है, उसमें असंतोष हो रहा था। वास्तव में अनेक उत्पादक, विक्रेता, व्यवसायी अनुचित व्यवसायों में संलग्न रहते थे। अनेक कपटपूर्व चालाकियों से बाजार को प्रभावित करते रहते थे। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। वस्तुओं को खरीदते समय वस्तु के गुण एवं मूल्य की परखना उपभोक्ताओं की ही जिम्मेदारी मानी जाती थी। फलतः उत्पादक विक्रेता उपभोक्ताओं का भरपूर शोषण करने में सफल हो जाते थे। अतः उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए एक ओर तो उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक था, और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक था। इस संदर्भ में भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ी। पहला कारण था उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए। दूसरा था वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। जो पहला पॉइंट था स्टूडेंट, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, मतलब
उनके हित होने चाहिए स्टूडेंट, है ना। प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए आपके साथ, अच्छा जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है वही मिलना चाहिए आपको, है ना। उसमें क्वालिटी में इशू नहीं होना चाहिए, उसके वेट में इशू नहीं होना चाहिए, उसके एमआरपी से ज़्यादा मूल्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब मुंह मांगा रेट, मतलब जो उनकी मर्जी आ रही है वो रेट छाप दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकता कोई भी ग्राहक, वो विक्रेता, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, उत्पादकों को सही और अच्छे कच्चे माल का उपयोग करते हुए अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है। उत्पादक जो वस्तु बनाएगा वो अच्छी क्वालिटी का यूज करे प्रोडक्ट, है ना, मटेरियल जो है वो अच्छा यूज करे। नेक्स्ट बोल सकते हो, विक्रेताओं पर उचित कीमतों की वसूली करने, निर्धारित माल तोड़ों और बाटों का प्रयोग करने, वस्तुओं की मिलावटों को रोकने और उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए, तथा बेईमान उत्पादकों, वितरकों, दुकानदारों, व्यापारियों के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उन्हें न्यायालय द्वारा सजा दिलाने एवं उपभोक्ताओं की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट, ये लिख लेंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, सुनामी का क्या अर्थ है समझाइए। देखिए, सुनामी जापानी मूल का शब्द है, बोल सकते हैं आप, जो सु तथा नामी के संयोग से बना है। सु का अर्थ क्या है, बंदरगाह, तथा नामी का अर्थ लहरों से है स्टूडेंट्स, है ना। अतः समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण उत्पन्न ऐसे लहरें जो सागर से बंदरगाह तथा या तट की ओर प्रवाहित होती है, सुनामी कहलाएगी स्टूडेंट्स। ये अत्यंत विनाशकारी लहरें होती हैं, इनके कारण समुद्र तटवर्ती भागों में काफी भारी विनाश का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। क्यों हुई थी, सरकारी क्षेत्र में बेहतर पद्धति, एकीकृत सेवाएं तथा विश्वव्यापी समाधानों को अपनाने के लिए की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, एमच्योर या हेम रेडियो। देखिए, हेम रेडियो किसी अलग प्रकार का रेडियो नहीं, बल्कि इस रेडियो का संबंध अलग प्रकार के नियमों से है। यह नियम अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा विशेष फ्रीक्वेंसियों के लिए परिभाषित किए जाते हैं। भारत में इस नियमों का नियमन संचार मंत्रालय के वायरलेस प्लानिंग एवं समन्वय प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। इन नियमों के अनुसार निर्धारित फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग केवल शिक्षा, शोध एवं व्यक्तिगत कार्यों के लिए विशेष अनुमतियों के लिए किया जाता। इन नियमों के अनुसार निर्धारित फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग केवल शिक्षा, शोध एवं व्यक्तिगत कार्यों के लिए विशेष अनुमतियों के लिए जाने पर किया जाता है। अतः हेम रेडियो एक ऐसा रेडियो है जिसका उपयोग विशेष नियमों के अंतर्गत गैर व्यावसायिक कार्यों तक सीमित है। इसी रूप में यह रेडियो सामान्य रेडियो से भिन्न माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के रेडियो में भूमि पर स्थापित संचार ढांचों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आपातकाल में जब सामान्य संचार व्यवस्था ठप हो जाती है तब हेम रेडियो विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस रेडियो के प्रयोग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी अत्यंत सीमित मात्रा में होती है। अतः इसके प्रयोग में यह सुविधा रहती है कि इसे बिजली व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाने पर भी बैटरियों या जनरेटरों से भी आसानी से चलाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्या पूछेगा, देखो, भारत में हेम रेडियो का प्रयोग कैसे और कब हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, भारत में आपदा के दौरान हेम रेडियो का प्रयोग 1999 में उड़ीसा में आए भीषण चक्रवात, है ना, सुपर साइक्लोन में किया गया था। इसके बाद 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान हेम रेडियो विशेष रूप से कारगर सिद्ध हुआ। 2004 में आई सुनामी के समय भी यह संचार साधन विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ। वर्तमान में भारत में हेम रेडियो की लोकप्रियता में वृद्धि करने और प्रशिक्षण वर्ग को तैयार करने में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभिन्न स्थानों पर हेम रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने एवं हेम स्टेशनों ऑपरेटरों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन, है ना, इसरो ने भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हेम रेडियो ऑपरेटर्स समुदाय को सैटेलाइट स्थापित एमेच्योर रेडियो सेवाएं प्रदान करने के लिए एक माइक्रो सैटेलाइट हेमसेट विकसित किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1900 क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रांस की क्रांति के परिणाम।
फ्रांस की क्रांति 1789 विश्व की एक महानतम घटना थी। इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए ना, जिसमें से मुख्यतः ये थे। देखिए, पहला था, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। दूसरा था, इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना था। सामंती व्यवस्था अंत हो गई। तीसरा पॉइंट है, फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारियों की घोषणा 27 अगस्त 1789 मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांति का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष मतलब हम सब धर्मों का सम्मान करें। ठीक है। छठा है, इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सातवां पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया। आठवां है, इस क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की विदेशी नीति को भी प्रभावित किया। नौवां पॉइंट है, कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी, क्योंकि इसने समानता का सिद्धांत प्रतिपादित कर सामाजिक व्यवस्था का मार्ग भी खोल दिया। और लास्ट पॉइंट 10वां है, इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षा तथा नैतिक गौरव के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम देखेंगे स्टूडेंट। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने आंदोलन के कार्यक्रम बनाए। ठीक है, क्या था? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना पड़ना चाहिए। ठीक है, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। विदेशी कपड़ों की होली जला देनी चाहिए। हिंदू को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। और छात्रगण सरकारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दें और सरकारी नौकरी त्यागपत्र दे दें। 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब बंदी को भी उन्हें शामिल कर लिया गया। ठीक है, सरकार का दमन चक्र हुआ स्टूडेंट्स, लाठीचार्ज हुआ। ठीक है, और जो परिणाम निकला आंदोलन का, तात्कालिक परिणाम यह था कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सब सदस्यों को बंदी गृह में डाल दिया, है ना। फिर क्या हुआ? कांग्रेस की संस्था को कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया, है ना। कांग्रेस की जो संस्था थी उसको कानून के विरुद्ध बता दिया गया, है ना। इसके कार्यालयों पर पुलिसों ने कब्जा कर लिया। ऐसी नीति सरकार ने कांग्रेस को कुचलने के लिए अपनाई। ठीक है, कांग्रेस दब जाए करके। साधारणतः जनता ऐसी अवस्थाओं में हाथ पर हाथ रखकर न बैठी रही। उसने भी सरकार के विरुद्ध विद्रोह आरंभ किया। गांधी जी के मन में यह विचार ही न था कि सरकार उन्हें अकस्मात ही बंदी बना लेगी, और इसलिए गांधी जी ने लोगों के सम्मुख अपना कार्यक्रम न रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन का पथ प्रदर्शन करने के लिए कोई न रहा। जैसा लोगों के मन में आया वैसा ही किया गया। जब सरकार ने निर्दोष पुरुष, स्त्रियों तथा बच्चों को गोली से उड़ा दिया, तब लोगों ने भी हिंसा की नीति अपनाई। जहां कहीं विदेशी मिले उनको मार डाला। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की सत्ता भारत के कई भागों में उठ गई। बहुत कठिनाई के बाद ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता को देश में फिर से स्थापित करने में सफल हुई। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट था जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस पर भी टिप्पणी लिखी थी, तो इसमें लिख सकते हैं आप। देखिए, रोलट एक्ट के विरुद्ध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक सरकार शासन लागू करने नियंत्रण जनरल डायल को दिया गया। 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का कार्य शांतिपूर्वक चल रहा था। तब जनरल डायर ने 200 देशी और 50 गोरे सिपाहियों को
साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस घटना से भारतीयों में भयंकर क्या हो गया, असंतोष की लहर दौड़ उठी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें नंबर का, शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। शासन के संघात्मक तथा एकात्मक स्वरूप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शासन के संघात्मक तथा एकात्मक स्वरूप में निहित अंतर को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, संघात्मक शासन में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, एक केंद्र स्तर तथा दूसरी राज्य स्तर। संघ है ना, राज्य और केंद्र का योग है। जबकि एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियां केंद्र में नहीं होती हैं। जब एकात्मक रहेगा तो क्या रहेगा, संपूर्ण शक्तियां कहां पर होंगी, केंद्र में होंगी स्टूडेंट। ठीक है, प्रांतों की शासन व्यवस्था केंद्र के अधीन होती है। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियां केंद्र तथा राज्य में विभाजित हैं। अमेरिका, बेल्जियम तथा भारत में संघीय व्यवस्था है। ठीक है, भारत में जो भी राज्य है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है। ब्रिटेन तथा श्रीलंका में एकात्मक सरकारें हैं। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित तथा कठोर संविधान का होना अति आवश्यक है ना, जैसे कि अमेरिका का संविधान है। जबकि एकात्मक शासन के लिए यह अनिवार्य शर्त नहीं है। ब्रिटेन में अलिखित तथा लचीला संविधान पाया जाता है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी संविधान तथा दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, परंतु भारत में संघीय शासन व्यवस्था के होने के बावजूद भी इकहरी नागरिकता तथा इकहरा संविधान है। एकात्मक शासन में इकहरी नागरिकता तथा इकहरा संविधान होता है। अब नेक्स्ट बोल सकते हो, संघात्मक शासन व्यवस्था में नागरिक न्यायपालिका का स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होना आवश्यक है, जबकि एकात्मक शासन के लिए यह आवश्यक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।